Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 18, story writing. So let's start. Chapter number 18, story writing. We all love listening to or reading stories. Story writing can be fun too. However, just as any writing task needs practice, planning and specific skills, story writing also needs special skills. हम सभी को स्टोरी सुनना और स्टोरी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। स्टोरी राइटिंग में भी बहुत मजा आता है। जैसे हर राइटिंग टास्क के लिए हमें बहुत सारी चीजें जानने की जरूरत होती है, ऐसे ही स्टोरी लिखने के लिए भी कुछ स्पेशल स्किल्स की जरूरत पड़ती है। A good story is sometimes unattractive because it is not told properly. What should we look for in a good story? कई बार एक अच्छी स्टोरी भी अनअट्रैक्टिव हो जाती है क्योंकि वो हमने अच्छे से सुनाई नहीं होती। तो एक अच्छी स्टोरी के लिए हम उसमें क्या देखते हैं? अ गुड स्टोरी मस्ट हैव एन इंटरेस्टिंग प्लॉट। एक अच्छी स्टोरी में एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग प्लॉट होना चाहिए, मतलब किस टॉपिक पर या किस चीज पर वो स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए। The main points or events must be arranged in a fixed order. You may follow different techniques for this. जो भी मेन पॉइंट्स या जो भी इवेंट्स हैं स्टोरी के, उनका एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए और आप इसके लिए कुछ अलग टेक्निक्स भी यूज कर सकते हैं। The most common technique is to narrate the story as it happens. That is, the events are placed in their chronological order of sequence. एक तरीका तो ये है कि आप स्टोरी को उसी तरीके से सुनाएं जैसे वो हुई है, जैसे वो हैपन हुई है। Another way is to use a flashback technique, that is, when a person tries to recollect something that took place in the past and relates it to his present. और एक तरीका ये है कि मतलब आप उसको अपने प्रेजेंट में का कोई एग्जाम्पल देकर उस पास्ट स्टोरी को अपने प्रेजेंट की सिचुएशन के हिसाब से चेंजेस करके तब उसे सुनाएं। द कैरेक्टर्स मस्ट लुक रियल। जो स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं वो एकदम ऐसे लगने चाहिए कि रियल हैं। A story can be made more interesting if some dialogues or pieces of conversation are also given in a very natural way. स्टोरी इंटरेस्टिंग कब बन सकती है? जब उसमें जो डायलॉग्स होते हैं या जो कन्वर्जेशन के पीसेस होते हैं वो भी एक नेचुरल वे में बोले जाएं। A story must have interesting conclusion. स्टोरी का जो एंड होता है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए। The whole story must lead to it naturally. An ending which comes as a surprise usually makes the story more interesting. अगर हमारी स्टोरी का जो एंड है उसमें कुछ सरप्राइज हो तो तब स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। A variety of describing words such as adjectives, phrases or figurative expressions should be used to describe people, places, actions, thoughts or words. जब हम स्टोरी में लोगों को डिस्क्राइब कर रहे हो, प्लेस को, एक्शंस को, थॉट्स को, वर्ड्स को, तो हमें अलग अलग एडजेक्टिव्स का यूज करना चाहिए, फ्रेजेस का यूज करना चाहिए। These make a story more readable and interesting. क्योंकि इन सब चीज़ों का यूज करने से जो हमारी स्टोरी है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रीडेबल हो जाएगी। Ensure that your story has a message for its readers. आपकी स्टोरी में एक मैसेज भी ज़रूर होना चाहिए। This may be stated explicitly or may be implied. Writing stories from pictures. तो हम पिक्चर्स के थ्रू भी स्टोरीज लिखते हैं। कैसे? While writing stories from pictures, it is advised to study the pictures carefully. You may be asked to develop a story from a single picture or from a sequence of pictures. अगर आप पिक्चर को देखकर स्टोरी लिख रहे हो तो आपको पिक्चर को अच्छे से स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। कई बार आपको कोई एक पिक्चर दी जाएगी और आपको उससे स्टोरी फ्रेम करनी है, और कई बार कुछ पिक्चर सीक्वेंस में दी जाएंगी तो आपको अलग अलग सीन उसमें मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी स्टोरी फ्रेम करनी है। Try to correlate whatever is depicted, guess what must have happened, what the characters must have thought, said or done. अब जो भी आपको पिक्चर में दिख रहा है आप उसको कोरिलेट करिए कि यहाँ पर ऐसा है तो क्या हुआ होगा, यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या सोच रहे होंगे, क्या उन्होंने कहा होगा और क्या उन्होंने किया होगा। Fill in all the details and complete the story so that it makes sense and has a message for its readers. तो जितनी भी डिटेल्स हैं उन्हें फिल करेंगे और अपनी स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। Given below is an example of a story constructed from pictures. Read it carefully and see
हाउ द स्टोरी इज डेवलप्ड। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कैसे पिक्चर्स से स्टोरी को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे कि स्टोरी कैसे डेवलप हुई है। यहाँ पर देखिए आप, डियर है, वो क्या कर रहा है, पानी में अपनी शेडो देख रहा है। फिर यहाँ पर फिर डियर है, वो पानी में जाने लगा, जंप करने के लिए ट्राई किया है। फिर कुछ वाइल्ड एनिमल्स उसके और पीछे पड़ जाते हैं। फिर क्या होता है, वो सब कहाँ पर आ जाते हैं। तो पहले देखते हैं कैसे हम स्टोरी को लिख सकते हैं। One day a thirsty stag came to the river to drink water. As he looks down in the clear stream of water, he sees his own reflection. He sees his own beautiful slender horns and starts to praise them. He also looked at his thin legs. They were thin and ugly. He became sad. एक बार एक प्यासा, स्टैग मतलब हिरन, एक एडल्ट डियर जो होता है उसे हम स्टैग कहते हैं, मतलब वो एक रिवर के पास आया, उसे पानी पीना था। तो जैसे ही उसने पानी में देखा तो उसको अपना ही रिफ्लेक्शन, अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसने देखे उसके हॉर्न्स हैं और उसने उनकी तारीफ करना शुरू कर दिया। फिर उसने देखा उसकी पतली पतली लेग्स जो बहुत ही गंदी थी, जिनको देखकर वो उदास हो गया। अब देखिए यहाँ पे वो क्या कर रहा है, अपनी लेग्स को ही मतलब अपना रिफ्लेक्शन देख रहा है। What large branching and lovely horns I have! How I wish I had a beautiful legs too, he thought to himself. अब पिक्चर 1 में यही सब था, वो ये सोचने लगता है कि इतनी अच्छी अच्छे मेरे हॉर्न्स हैं, पर काश मेरी लेग्स भी बहुत सुंदर सी होती। He was very happy. Just then suddenly he heard a distant barking sound. From the sound of the barking he knew that there was a hunter on the prowl with his hounds. अब सेकंड पिक्चर में क्या देखा उसने, वो अभी खुश हो ही रहा था कि तभी उसे दूर से भौंकने की आवाजें आई और वो समझ गया कि पीछे जरूर कोई ना कोई शिकारी है। तो ऐसा ही हुआ था। अब इसको आवाज आई पीछे से तो ये समझ गया कि पीछे कोई शिकारी है। At once the stag took to his heels as fast as his legs could carry him. The hunter and the hounds followed him in full cry. But the stag was too swift on his legs and soon he left both the hunter and the hounds far behind. अब उसने जैसे ही आवाजें सुनी उसने इमीडिएटली क्या किया, भागना शुरू कर दिया। मतलब उसकी लेग्स जितना तेजी से भाग सकती थी वो उतनी तेजी से भागी और उसे बहुत दूर ले गई। तो थर्ड पिक्चर में यही था कि स्टैग ने भागना शुरू किया और बहुत तेजी से भागना शुरू किया। He was starting to feel relieved and rather proud that he could run so fast when suddenly his horns got entangled in the branches of a bush. Whilst he was trying to get them disentangled, the hounds caught up with him. They pulled him down and tore his body into pieces. अब क्या हुआ कि जब वो तेजी से भाग रहा था तो फिर वो बहुत आगे निकल गया, तो फिर उसे रिलीफ मिला कि चलो वो यहाँ पर बचकर आ गया। और वो मतलब अब वो इतना रिलैक्स था कि इन लेग्स की वजह से ही वो इतना तेजी से भाग पाया। पर जब वो भाग रहा था और एक जगह जाकर रुका तो उसने देखा कि उसके जो हॉर्न्स थे वो एक झाड़ियों में जाकर फंस गए और वो बहुत कोशिश कर रहा था उनको वहां से हटाने की, पर वो नहीं निकाल पा रहा था। और फिर जब वो कोशिश कर रहा था निकालने की तो उससे निकल तो नहीं रहे थे। फिर क्या हुआ कि तभी वहां पर हाउंड्स भी आ जाते हैं। मतलब हाउंड्स भी एक डॉग की ब्रीड होती है जो शिकार करती है। तो वो हाउंड्स वहां पर आ जाते हैं और वो उसको नीचे खींच लेते हैं और उसकी बॉडी के पीसेस कर देते हैं। एज द स्टैग lay dying in pain, he thought to himself, "What a fool I am! I have been punished for being so vain. I hated my legs, which could have saved me, and I prided on my horns, which have cost me my life. I should have been thankful to God for what He had made me." तो अब स्टैग क्या सोचता है जब वो दर्द से पड़ा होता है कि देखो मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, मैं जिन लेग्स की बुराई कर रहा था उन लेग्स की वजह से ही मैं बच पाया था, और जिन हॉर्न्स की मैं तारीफ कर रहा था उन हॉर्न्स की वजह से ही आज मेरी ये हालत है। तो मतलब वो फिर ये बोलता है कि मुझे तो थैंकफुल होना चाहिए भगवान का कि भगवान ने जो भी मुझे दिया है वो कुछ सोच समझ कर ही दिया है, या मतलब मेरे पास जो सब कुछ भी है वो उसके लिए मुझे गॉड का थैंक यू होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए। तो ये मैसेज था हमारी स्टोरी का कि हमें जो भी कुछ मिला है हमें उसी में सेटिस्फाइड रहना चाहिए। Now it's time to answer. Now study the following pictures and write interesting stories about them. अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ पिक्चर्स गिवन है तो आपको उनसे स्टोरी फ्रेम करनी है। फर्स्ट है द पपी एंड द मंकीज,
सेकंड है नॉटी बॉय एंड हनी बीज। तो पिक्चर में जो भी दिखाया गया है आपको उसकी के थ्रू अपनी स्टोरी को फ्रेम करना है। राइटिंग स्टोरीज फ्रॉम गिवन आउटलाइंस। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे कुछ आउटलाइंस के थ्रू हम स्टोरी लिख सकते हैं। राइटिंग स्टोरीज फ्रॉम गिवन आउटलाइंस आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू दोज रिटन फ्रॉम अ सेट ऑफ पिक्चर्स इन फॉर्म एंड स्टाइल। द ओनली डिफरेंस इज दैट इन दिस केस द इनपुट्स आर वर्बल एंड नॉट विजुअल। अब ये भी उसी तरह से है जैसे पिक्चर्स थी, बट पिक्चर्स के केस में हम विजुअली देख रहे थे और तब स्टोरी फ्रेम कर रहे थे, और इसमें हम वर्बली पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम स्टोरी को फ्रेम करेंगे। While writing a story from a given outline, one has to connect ideas in a natural way using the hints. तो यहाँ पर भी आपको hints को पढ़कर ideas को connect करना है। The outline serves as a skeleton and you are required to flesh it with details. तो outline एक skeleton की तरह है, मतलब outer part की तरह है, उसके अंदर का जो flesh है वो आपको खुद fill करना है। तो study the example below. example देखते हैं। outline क्या है? A bee falls into a tank, a pigeon flies past, drops a large leaf into the water, the bee climbs on the leaf, flies away, a hunter takes aim at the pigeon, the bee stings, the pigeon is saved. तो हमारी स्टोरी का टाइटल क्या है? काइंडनेस रिवॉर्डेड, मतलब अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो उसका इनाम हमें जरूर मिलता है। One day a thirsty bee went out in search of water. It soon saw a tank full of water and decided to quench its thirst by drinking from it. The tank was huge and the bee was too small. It could not have drunk water by sitting on the side of, so it plunked into the water to take a sip. Once it sipped in, it could not keep itself afloat. एक बार एक थर्स्टी बी थी जो पानी ढूंढ रही थी, तभी उसे एक बड़ा सा टैंक दिखाई दिया, तो उसने सोचा चलो इसी में से पानी पी के अपनी प्यास बुझा लेती हूँ। पर वो टैंक बहुत बड़ा था और बी बहुत छोटी सी, तो वो साइड में बैठकर तो पानी नहीं पी सकती थी, तो उसने क्या किया, वो पानी के अंदर चली गई, मतलब टैंक के अंदर चली गई पानी की एक सिप लेने के लिए। और जब वो अंदर गई तो उसके बाद वो बाहर नहीं आ पाई, वो उसमें डूबने लगी। It was beginning to dawn when a pigeon flying overhead saw its plight. Realizing the danger the bee was in, the pigeon quickly flew to a neighboring tree, from where it plucked a leaf and dropped it in the water just next to the bee. अब वो क्या हुआ, बी पानी में डूबने लगी, तभी वहां से एक पिजन जा रहा था जिसने ये देखा। अब उसने देखा कि बी तो खतरे में है, तो उसने क्या किया, पास के पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और उस पानी में डाल दिया जहां पर बी थी। The bee climbed on the leaf, dried its wings and flew away to its hive. It was full of gratitude to the pigeon who had saved its life. अब वो जो बी थी वो उस पत्ते पर चढ़ गई और उसने अपने विंग्स ड्राई किए और फिर वो उड़कर अपने हाइव में आ गई। तो अब वो बहुत ही मतलब ग्रेटिट्यूड से भरी हुई थी कि कैसे एक पिजन ने उसकी लाइफ बचा ली। A few days later, the bee was returning to its hive after a long and hectic day when it saw a hunter aiming his gun at the pigeon sitting on the branch of a tree. कुछ दिन बाद जब बी अपने हाइव में आ रही थी तो उसने देखा कि वहां पर एक शिकारी है जो अपनी गन को एम किया हुआ है, जिसने किसकी तरफ, उस कबूतर की तरफ जिसने बी को बचाया था। What a cruel man he is! What harm had the poor pigeon done to him that he wants to shoot it down? तो बी सोचती है कितना क्रूअल आदमी है ये, पिजन ने इसका क्या बिगाड़ा है जो ये इसे मारना चाहता है। I must not let the cruel hunter get away with this. I must do something to save the pigeon. तो वो सोचती है मुझे इस पिजन को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। And so the bee flew down and sat on the hunter's wrist. अब बी उड़ती है और हंटर की रिस्ट पर आकर बैठ जाती है। And stung him just as he was going to release the trigger of his gun. तो जैसे ही वो ट्रिगर दबाने वाला था अपनी गन का, तो बी उसको काट लेती है। The hunter cried out and sat, breathing in pain. The gun fell down from his hands. The pigeon heard the noise. It soon realized the danger it was in. It quickly flew away to safety. और तभी वो जोर से चिल्लाया हंटर दर्द के मारे, और उसके हाथ से गन छूटकर नीचे गिर गई। अब पिजन को आवाज आई तो उसे रियलाइज हुआ कि उस पर कुछ खतरा था, और फिर वो अपने सेफ्टी के लिए वहां से उड़ गया। The bee was happy. It had been able to repay the kindness of the pigeon which had saved its life one day. अब वो बी बहुत खुश थी क्योंकि उसने
उसकी जो पिजन ने उसके साथ काइंडनेस की थी उसने उसको वापस लौटा दी, उसकी जान बचाकर। तो इस तरीके से हमने आउटलाइंस की हेल्प से स्टोरी को कंप्लीट किया है। सो नाउ इट्स टाइम टू आंसर। नाउ रीड द फॉलोइंग आउटलाइंस एंड कंस्ट्रक्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज। तो यहाँ पर भी कुछ आउटलाइंस गिवन है, आपको इनकी हेल्प से स्टोरीज को फ्रेम करना है। हमारा चैप्टर नंबर 18 फिनिश हो गया है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा कि हम स्टोरीज कैसे लिख सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।